जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फिर गाइज, जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें टोटल 1930 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 26 मार्च 2025 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 500 रुपये और MP रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये फीस रखी है। इसके अलावा सभी कैटेगरी कैंडिडेट को पोर्टल चार्ज अलग से 40 रुपीज़ देना होगा। एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड गाइज, आप यहाँ पर जानेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और वो किस सब्जेक्ट में है। आप पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सी पोस्ट का क्या है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब ये सभी जानकारी चेक करने के बाद मेन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए वो आप देख सकते हैं। मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स, UGC, CSIR, NET, SLT, SET इनमें से कोई एग्जाम पास्ट और बाकी की इन्फॉर्मेशन ये आप चेक कर लेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब ऊपर की तरफ तो आपको कुछ और वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और जिसकी लास्ट डेट आप यहाँ पर सहायक प्राध्यापक में 26 मार्च 2025 एट 12 नून देख रहे हैं, इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो लिंक है अप्लाई करने का वो दिया है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में, उसी के सामने आपको अप्लाई का प्रोसेस फॉलो करना होगा। मैं यहाँ पर सभी एक बार आपको दिखा देता हूँ। सभी के लिए अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि आप एक लिंक से ही सभी पर अप्लाई कर पाएंगे, सभी का लिंक अलग है। तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं चलिए एक सिलेक्ट कर लेता हूं। मैं यहाँ पर मैथ सिलेक्ट करता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के सामने जो एक्शन है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने आएगा अभ्यर्थी की घोषणा। तो आप यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक एक बार इस विज्ञापन को ओपन करिएगा, जो कि ओपन करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप ये ओपन नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आपने इसको क्लिक कर दिया, फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और आई एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा इस प्रकार से। अब एक एक करके यहाँ पर आप अपनी जानकारी भरेंगे। तो जो भी आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का सब्जेक्ट चुना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्नातक कोर परीक्षा का विषय, सह विषय का नाम। तो इनमें से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पूछे कि क्या अभ्यर्थी स्नातक कोर में अनुग्रह ग्रेस मार्क के साथ उत्तीर्ण है। अगर आप ग्रेस मार्क के साथ में पास हुए तो यहाँ पर यस करिए, नहीं हुए तो आप नो कर दीजिए। फिर नीचे आप आपकी व्यक्तिगत विवरण भरेंगे। हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित नाम ही दर्ज करें, यानी कि जो 10th के सर्टिफिकेट के अंदर जानकारी है वही जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। तो अभ्यर्थी का प्रथम नाम क्या है, यानी कि फर्स्ट नेम क्या है वो यहाँ पर डाल देंगे। अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। फिर आपका जो लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। आपका जो जेंडर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो पिता का नाम है वो एंटर करना है। फिर आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद विवाह से संबंधित विवरण जानकारी आएगी। तो क्या अभ्यर्थी विवाहित है। अगर आप मैरिड है तो आप यस करेंगे और यस करने के बाद में पति या फिर पत्नी का नाम देना होगा। जीवित बच्चों की संख्या कितनी है, 0 1 2 3 जो भी है वो आप बताएंगे। अंतिम बच्चे की जन्म तिथि आपको बतानी होगी। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है उसका आंसर करना होगा। क्या अभ्यर्थी विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है और आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है तो आप इसका यस नो में आंसर करेंगे। पर अगर आप मैरिड नहीं है तो आप यहाँ पर इसमें नो कर दीजिएगा। फिर मूल सूचना का विवरण आपको यहाँ पर देना है। तो आपसे पूछे कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, यानी कि आप MP के डोमिसाइल कैंडिडेट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं, अगर आप है तो फिर आपको बताना होगा कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST OBC WS। अगर आप MP के अलावा अन्य स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर जनरल यानी कि UR कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। फिर चाहे आपकी उस स्टेट के अंदर कोई सी भी कैटेगरी हो। मैं अगर OBC सिलेक्ट करता हूँ तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता, एक ऑप्शन आता है जो कि है क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं। ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर मेंशन होता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यस नो में आंसर करेंगे। अगर आप नहीं आते तो नो करेंगे और उसके बाद में फिर जाति का नाम आपको देना होगा जो भी आपकी है। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो फिर यहाँ पर आपको जाति का नाम एंटर कर देना है। और अगर आप जनरल है तो फिर आपको यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आता है दिव्यांगता का विवरण। क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या अधिक दिव्यांग है।
यानी कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप हाँ करते आप है तो फिर आपको दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता की परसेंटेज, दिव्यांगता प्रमाण पत्र क्रमांक और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी होने का दिनांक, ये सब इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब आते हैं अन्य विवरण, जहां पर कुछ और सवाल आपसे पूछे, जैसे कि क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, कोई आपके ऊपर केस पेंडिंग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यानी कि एमपीएससी की कोई वैकेंसी निकली हो एमपीपीएससी की और आपने उसमें अप्लाई किया और अभी वो बीच प्रोसेस में हो, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल स्वशासी संस्थाओं में सेवारत है? अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो आप हाँ करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे, देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण। क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है? अगर है तो यस, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर है तो यस करने के बाद में आपको बताना है पंजीकरण क्रमांक जारी करने वाले जिले का नाम, कौन से जिले के अंदर आप रजिस्टर्ड है वो जिला आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पंजीकरण क्रमांक और उसके बाद में किस डेट में आपने पंजीकरण करवाया है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर भूतपूर्व सैनिक का विवरण है कि आप क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक है? अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों का विवरण। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत श्रवण पार्टनर है? अगर ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है तभी आप इसका आंसर यस नो में कर पाएंगे। क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी है? अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो इसमें हाँ करिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर इसके बाद एक और सवाल है कि अतिथि विद्वान के रूप में दिए गए कार्य का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी ने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है एवं किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे? तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर हाँ करिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद आवेदित पद हेतु अनिवार्य अर्हता का विवरण। पात्रता परीक्षा पीएचडी डिग्री में से चुनाव करें। आपने क्या इनमें से पास किया? एनईटी, एमपी, एसईटी, एसएलईटी या फिर पीएचडी, जो भी किया वो आप टिक कर दीजिए। तो जो भी आप टिक करेंगे फिर उसका जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और ये देने के बाद में उत्तीर्ण दिनांक कब आपने पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर करना है। फिर आपको आपका रोल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे 10वीं से। तो सबसे पहले आपको उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो इसमें आप यहाँ पर 10th लिख दीजिएगा। फिर नंबर आपके किसके अंदर है, ग्रेड या फिर डिवीजन, तो जिसके अंदर भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद में जो 10वीं के अंदर आपके पास सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर एक एक करके लिख देंगे। उसके बाद में टोटल नंबर क्या आते हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर भर देंगे, परसेंटेज आ जाएगी। डिवीजन आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट में आते हैं। और ये आपको बेसिकली पता ही होगा, आप इतने बड़े फॉर्म पर अप्लाई कर रहे हो और टीचर के लिए कर रहे हो तो आपको ये सब पता ही है। उसके बाद में बोर्ड, संस्थान, विश्वविद्यालय का नाम, कौन से बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम या फिर आपके स्कूल का नाम भी दे सकते हैं। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप यहाँ पर बोर्ड का ही नाम भरे। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर एंटर कर दे। प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर या फिर नामांकन क्रमांक, तो आप यहाँ पर आपका 10वीं का रोल नंबर या फिर जो क्रमांक नंबर है, नामांकन क्रमांक, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे सेम वे में जैसे कि अभी आपने 10वीं की भरी है। पहले आप यहाँ पर इसमें उत्तीर्ण परीक्षा का नाम वो भर देंगे। उसके बाद में आपका जो प्रणाली है किसके अंदर आपके नंबर थे वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके 12वीं के सब्जेक्ट लिख देंगे, टोटल नंबर यहाँ पर आपको डाल देने हैं। उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर भरेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। डिवीजन आपकी क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देंगे, किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल भरेंगे। आपका 12वीं का जो रोल नंबर है वो अभी आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आती है ग्रेजुएशन की जानकारी। तो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, कौन सी क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन में की है उसका नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर किसके अंदर नंबर वो बताइए। उसके बाद में जो सब्जेक्ट आपके पास थे वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो पूर्णांक है वो डालने में डेमो के लिए नंबर भर रहा हूँ, आप आपके रियल सभी ईयर के नंबर डालिएगा। कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर भरिएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर इसमें जो आपकी परसेंटेज है वो देखेंगे। डिवीज़न आपकी क्या थी वो सिलेक्ट कर लेंगे। कौन से विश्वविद्यालय से या फिर इंस्टीट्यूट से आपने की है आपकी क्वालिफिकेशन वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल यहाँ पर डाल देना है। और फिर आपको फाइनल ईयर का रोल नंबर यहाँ पर डाल देना है या फिर जो आपका नामांकन क्रमांक है वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी पीजी की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो आप सेम वे में बताएंगे जैसे कि आपने भरा है। फिर आपको यहाँ पर आपके जो टोटल नंबर है वो डाल देने हैं। उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे।
और फिर गाइज यहाँ पर परसेंटेज आएगी, डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपने कहाँ से क्वालिफिकेशन की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ। फिर किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल यहाँ पर डाल देंगे और आपका जो नंबर है रोल नंबर वो आप यहाँ पर दे देंगे। नीचे आते हैं परीक्षा शहर का विवरण, तो किस सिटी के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं, पहले लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर सेकंड, उसके बाद में आपकी थर्ड और फिर यहाँ पर फोर्थ। इसके बाद नीचे देखेंगे सेवा का विवरण, तो आप नीचे आइए और फिर आता है बैंक विवरण। तो आपको यहाँ पर अपने खाते की इन्फॉर्मेशन देनी है, बैंक का नाम, किस बैंक के अंदर आपकी अकाउंट है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में आईएफएससी कोड, ये आईएफएससी कोड आपको आपकी चेकबुक के ऊपर भी मिल जाएगा और आपकी जो पासबुक है उसके ऊपर भी मिल जाएगा, या फिर आप गूगल के अंदर आपके बैंक का नाम लिख करके जहाँ पर आपका बैंक स्थित है उस लोकेशन को लिखिएगा और फिर उसके बाद आईएफएससी कोड लिख करके सर्च कर दीजिएगा। आप इसका ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। शाखा का नाम, कहाँ पर ये जो बैंक है आपका वो स्थित है उस शाखा को आपको यहाँ पर लिखना होगा। शाखा का कोड क्या है, ये भी आपका एफएससी कोड के का ही होता है। बाद में जो आपके जो एफएससी कोड होता है उसमें बाद में जो 3-4 डिजिट होते हैं वही डिजिट आपके शाखा कोड होते हैं। उसके बाद खत धारक का नाम, किस नाम पर बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे। फिर है उपरोक्त दी गई बैंक विवरण की पासबुक की मुख्य पृष्ठ की स्कैन कॉपी संलग्न करें, यानी कि यहाँ पर जो आपकी पासबुक है उसकी जो फ्रंट कॉपी होती है जहाँ पर आपकी सब इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, फॉर्मेट जेपीजी का और साइज 200 KB से कम। अगर वो नहीं है तो आप जो चेकबुक है आपकी उसमें से एक चेक लीजिए, उसके ऊपर कैंसिल लिख करके उसका फोटो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, वो भी आपका चल जाता है उसमें। इसके बाद आप यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भरेंगे। पहले आपको यहाँ पर आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो पता वाले सेक्शन में डाल दीजिएगा और फिर जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड और लैंडमार्क आपका क्या है जिससे आपकी घर की पहचान होती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको आपका फोटो और जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो ये फाइल मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको टिक कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है इसका साइज भी 20 से 100 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और यहाँ पर टिक कर दीजिए। फिर नीचे की तरफ आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, आपका ईमेल एड्रेस डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आप यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आपको मे बी एडिट का मौका मिले ना मिले, इसलिए पहले ही अच्छे से जानकारी को चेक कर लेना है। और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो ही आप यहाँ पर नीचे आकर के प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करिएगा। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया, आप आपकी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस तरह से गाइज आप लोग अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर सकेंगे और अपना फॉर्म फिल कर सकेंगे। अगर आपको फॉर्म भरने के बाद पेमेंट में कोई इशू आ जाता है तो फिर आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक अगेन ओपन करिएगा। अगर इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वही सेक्शन में आना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, डुप्लीकेट रिसीप्ट एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ पर आपको ये सभी ऑप्शन दिए गए, तो जो भी आपके सामने इशू आता है उसी के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे और लॉगिन करके अपने फॉर्म का स्टेटस, अपनी फीस का स्टेटस, अपने फॉर्म को एडिट, ये सभी चीज़ें यहाँ से कर पाएंगे। सो ये थी कंप्लीट जानकारी। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।